ओके, सब स्टार्ट करते चलेंगे द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन दैट इनिशियली देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स, ठीक है, एंड एवरी एंजाइम हैज़ अ सबस्ट्रेट इन इट्स एक्टिव साइट, ये तो पता है आपको, ठीक है। The rate at which the reaction occurs depends only on how many enzymes there are and the speed at which the enzyme can convert the substrate into the product, release it, and then bind to with another product, with another substrate. ठीक है. However, over time, there are fewer substrates to bind with enzymes. Most get converted to product. The reaction gets slower until it eventually stops. The rate of an enzyme-controlled reaction is always the fastest at the beginning. सो इन दिस ग्राफ आपको ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन है, लाइक यू कैन सी कि आप 30 सेकेंड्स एंड देन 60 सेकेंड्स तक ऑब्जर्व कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी फास्टर था, ठीक है, बहुत तेज़ था रिएक्शन। आफ्टर 60 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फिर रिएक्शन तो होता रहा लेकिन इतनी फास्ट, इतनी स्मूथली नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि टिल 390 सेकेंड्स हमारे पास जो रिएक्शन है वो हो तो रहा है, लाइक कंटिन्यू तो हो रहा है लेकिन फास्ट नहीं है, ठीक है। प्लस ये ऐसे क्यों है, लाइक फास्ट क्यों नहीं हो रहा रिएक्शन, और आगे आगे जाकर फिर स्टीपर होकर लेस स्टीपर, उसके बाद एक पॉइंट पर जाकर ये कांस्टेंट हो जाएगा, लाइक रेट ऑफ रिएक्शन एज ए स्टॉप, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो नहीं बचेगा जिसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लाइक सारे रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को जो कि हमने ही कलेक्ट की है इन सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम लोगों ने जो है वो ग्राफ पे प्लॉट किया और इन्वेस्टिगेट किया कि इन 30 सेकेंड्स हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, इन 60 सेकेंड्स और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, एंड देन इन 90 सेकेंड्स सबसे ज़्यादा, मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने ऐड कर लिया था एंजाइम तो हमारे पास टाइम कम हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, यानी कम टाइम में ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब हमने एंजाइम को ऐड किया विच स्पीड अप द रिएक्शन, और उसके बाद आगे आप देखे रहोगे तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होती रही, क्योंकि रिएक्शन ख़त्म नहीं हुआ और आगे जाके ख़त्म हो जाएगा एक पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ओवरऑल जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी थी मोस्टली आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई जब हमने कैटलिस्ट को ऐड किया। अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें पहली चीज़ हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ टेम्परेचर, और आपको पता होनी चाहिए, आप अपने लेवल से पढ़ के आए हो कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम पर अफेक्ट करता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंड द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज एज देयर्स मोर कोलिजन्स अंटिल द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रीच्ड, यूजुअली 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टिप है, याद कर लो, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, अच्छा, हर रिएक्शन का ऑप्टिमल टेम्परेचर आपको अलग से गिवन होता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिमल टेम्परेचर होता क्या है। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम अपना बेस्ट वर्क करता है, सबसे बेहतरीन और एक्टिव होकर वर्क कर रहा होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स की हाई होती है और एंजाइम की एक्टिविटी भी बहुत हाई होती है एट द ऑप्टिमल टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, एट द ऑप्टिमल टेम्परेचर द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज अचीव, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को, इफ़ द टेम्परेचर कंटिन्यूज टू इंक्रीज बियॉन्ड द ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी एक टेम्परेचर ऐसा है, लाइक फॉर सपोज अगर कोई एक एंजाइम है, ठीक है, और उस एंजाइम को हमें 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो देना पड़ेगा टेम्परेचर। मैंने उतना टेम्परेचर दे दिया तो एंजाइम बेहतरीन वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मैंने उससे ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, मैं टेम्परेचर को कंट्रोल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बर्नर को खोला हुआ है, मैं देता जा रहा हूँ, गर्माहट देता जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, जब बियॉन्ड चला जाएगा टुवर्ड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर जिसमें एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, अब क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन बिगिंस टू डिक्रीज एज द मोर काइनेटिक एनर्जी ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। जो एंजाइम का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है, जिसको आप अपने चैप्टर 2 में भी पढ़ के आए हो, वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बट इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाता है, एंजाइम परफेक्टली वर्क नहीं कर पाता, इट बिकम्स डी नेचर, और जब डी नेचर हो गया तो उसके बाद वो इस काबिल नहीं होता कि उसको दोबारा यूज़ करके हम जो है वो कोई रिएक्शन करें और उसको यूज़ करें। वो डी नेचर हो गया, ख़राब हो गया, अब उसे फेंक दो, मतलब हम उसको अब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो गया एंजाइम, और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। दिस चेंजेस द शेप ऑफ द एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट। बात ही ख़त्म हो गई, एंजाइम का वर्क क्या है
कि वो एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट को अटैच करके फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। जब उसका शेप ही चेंज हो गया और उसकी एक्टिव साइड ही चेंज हो गई तो फिर सबस्ट्रेट तो भी नो लॉन्गर फिट इन दैट एंजाइम, ठीक है। तो बात ही ख़त्म हो गई यहाँ पर कि एंजाइम विल बी डी नेचर और फिर वो यूजलेस हो जाएगा, फिर उसका कोई काम ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होगा, अगर तो टेम्परेचर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो डी नेचर हो रहा है, लेकिन हम टेम्परेचर का कम करेंगे तो वो वर्क तो करेगा, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा लेकिन बहुत स्लोली वर्क करेगा, बहुत आहिस्ता से वर्क करेगा, ठीक है। तभी जब हमारे अंदर जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है तो हमारे एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। हम अगर खाना खाते हैं तबीयत ख़राब होती है, किसी को बुखार होता है तो उसके हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ हुआ होता है, ठीक है। और अगर किसी को सर्दी लग रही हो तो उसका हीट टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, उसका मेटाबॉलिज्म सही वर्क नहीं कर पाता, बिकॉज एंजाइम्स को वो ऑप्टिमल टेम्परेचर जो एक ह्यूमन का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही अल्लाह ने भी निज़ाम रखा है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक बॉडी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, और एक ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम इन ओवरऑल इन आवर बॉडी, जो जितने भी एंजाइम है तकरीबन सबको 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम टेम्परेचर चाहिए होता है टू वर्क एट ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है। तो वो है कि जब तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है, तो खाना पीना सही से नहीं खाया जाता, बिकॉज वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, बिकॉज एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, करते हैं लेकिन स्लोली करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर फॉर टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज। इस ग्राफ को भी वीडियो पॉज करके स्टडी कर लेना, जिसमें तुम लोगों को ये बताया हुआ है कि वेयर इज़ द ऑप्टिमल टेम्परेचर, उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो किस पोजीशन पर एंजाइम बिकमिंग डी नेचर, ठीक है, और किस पोजीशन पर एंजाइम कम्प्लीटली डी नेचर हो गया, ठीक है। सो ये आपको स्टडी करना है। ओके, अब बात करते चलेंगे इनहिबिटर कंसंट्रेशन की, और मैं जानता हूँ कि मैं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिक्स हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ लेके चल रहा हूँ। सो इनहिबिटर कंसंट्रेशन क्या होती है? इनहिबिटर का मतलब पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज़ एन इनहिबिटर। इनहिबिटर इंटरफेयर विद एंजाइम एक्टिविटी एंड रिड्यूस द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, देयरफॉर एज द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। इनहिबिटर का मतलब, अच्छा थोड़ी बहुत तो डेफिनेशन से समझ आ गया, बाकी मैं समझाता हूँ। एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है टुवर्ड्स द शेप ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम का एक्टिव साइड का शेप होता है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री टुवर्ड्स दैट शेप ऑफ इनहिबिटर का वो शेप, ठीक है। और हमने कहा था कि सबस्ट्रेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है इन शेप टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम पर अटैच हो पाए एट द पोजीशन और एट द रीजन ऑफ एक्टिव साइट। इनहिबिटर का मतलब है कि ये बिल्कुल एक्टिव साइट की तरह दिखता है, सॉरी, इसका जो साइज़ है बिल्कुल एक्टिव साइट की तरह कॉम्प्लीमेंट्री है, ताकि ये एक्टिव साइट पर चिपक जाए, एक्टिव साइट पर अटैच हो जाए, और इस तरह क्या होगा, सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है? कि जैसे जैसे हमारे पास एक एंजाइम है और उसके पास हमारे पास एक इनहिबिटर भी है और एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो या अगर तो इनहिबिटर की शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगी टुवर्ड्स द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, तो वो वहाँ पर चिपक जाएगा, एंड दिस विल प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू अटैच टू द एक्टिव साइट। तो इस तरह एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा और इस तरह इनहिबिटर अटैच होगा, तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जो एंजाइम है वो किसी और ने पहले से ही यूज़ कर लिया, मतलब उस पर से पहले कोई और अटैच है, तो सबस्ट्रेट के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची एक्टिव साइट पर, सो हैंस कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। सो अब ये बात समझना ज़रूरी है कि वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, वन इज़ अ रिवर्सिबल competitive inhibitor and another is a reversible non competitive inhibitor। रिवर्सिबल का मतलब तो पता होगा आप सबको कि वो वापस अपनी शेप गेन कर सकता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब है हैज़ अ सिमिलर शेप टू द सबस्ट्रेट एंड इट फिट्स टू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट की कॉपी होता है, बिल्कुल उसकी तरह डुप्लीकेट उसका शेप होता है, सिमिलर टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट होता है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबस्ट्रेट भी कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइड। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कॉम्प्लीमेंट्री है टुवर्ड्स द शेप ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, कॉम्पिटिटिव है ना, यानी ये कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, कि नहीं पहले मैं चिपकूंगा और तुम्हें चिपकने नहीं दूंगा, यानी पहले मैं जाकर अटैच हो जाऊंगा एंजाइम के साथ ताकि सबस्ट्रेट अटैच ही ना हो पाए, और इस तरह से कोई रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन डिक्रीज होगा जैसे जैसे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जब एक एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट चिपक जाए आकर, ये अटैचमेंट को, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अटैच हैं, इस अटैचमेंट को कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इस सिचुएशन को कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एट द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, इट इज सेड टू बी रिवर्सिबल बिकॉज इट कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट।
रिवर्सिबल का क्या मतलब है, ये बात समझना भी ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जैसे-जैसे हम सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो इन्हिबिटर हट जाएगा और सब्सट्रेट आकर एंजाइम पर लग जाएँगे। ऑलराइट, तो ये एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें अगर हम सब्सट्रेट को बढ़ा देंगे तो फिर जो इन्हिबिटर है वो वापस चला जाएगा, लाइक रिवर्स, वही बात कि फिर इन्हिबिटर हट जाएगा और फिर सब्सट्रेट आकर लग जाएगा, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझना कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर लगता है लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर नहीं लगता। हैज़ अ डिफरेंट शेप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, इसका बिल्कुल ही अलग ही शेप होता है, सबस्ट्रेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका, इसका सबस्ट्रेट की तरह शेप होना ज़रूरी ही नहीं है। एंड फिट्स टू इनटू अ साइट अदर दैन द एक्टिव साइट, यानी इसका शेप भी अलग है। और ऑब्वियसली जब सबस्ट्रेट से शेप अलग है तो सबस्ट्रेट का हमने कहा था कि कॉम्प्लीमेंटरी है टुवर्ड्स द शेप ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम, तो अगर ये बिल्कुल सबस्ट्रेट से अलग है तो उसका मतलब कॉम्प्लीमेंटरी नहीं है टुवर्ड्स द एक्टिव साइड। तो ये कहाँ लगता है? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम, जिस पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर अटैच हो जाता है। ऑलराइट, एलोस्टेरिक साइट, ALLOS, एलोस्टेरिक, TERIC, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो ये लिख लेना अपने थ्योरी में, पूछा गया अगर आपसे तो, कि यहाँ पर एक्टिव साइट पर ये अटैच नहीं होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी इसका कोई सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये एक्टिव साइट का कोई ताल्लुक ही नहीं रखता, ये डायरेक्ट कहाँ पर लगता है? एलोस्टेरिक साइड ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। While the non-competitive inhibitor is bound, the tertiary structure of the entire enzyme is distorted. ठीक है, इसका मतलब क्या है? Preventing the formation of the enzyme substrate complexes and decreasing the rate of reaction regardless of the substrate concentration. इसका मतलब ये है कि अगर एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के ऊपर आकर लग गया, अगर एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को मैंने एंजाइम पर लगा दिया है इनटू द एलोस्टेरिक साइट, तो वो एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देगा और उस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की वजह से ऑब्वियसली एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो भी चेंज हो जाएगा, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। अब आप तो कह रहे थे कि भाई हमने तो वो सबस्ट्रेट ऐड किए हैं एंजाइम के अंदर जो कॉम्प्लीमेंटरी है टुवर्ड्स एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम, तो भाई एक्टिव साइड का तो शेप ही चेंज हो गया। तो अब यानी कि ये आप कहना चाह रहे हो कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइड पर लगेगा ही नहीं एंजाइम के, तो अब मैं कह सकता हूँ कि एंजाइम यूजलेस हो गया। यस, एंजाइम यहाँ पर यूजलेस हो गया, इसीलिए क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने आकर एलोस्टेरिक साइड पर अटैच हुआ एंजाइम के, ठीक है, यानी एक्टिव साइड पर अटैच नहीं हुआ, लेकिन उससे पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया एंजाइम का। यानी एक तरीके से इसने भी कंपटीशन रखा है कि भाई मैं तुम्हारी एक्टिव साइड पर नहीं लग रहा एंजाइम की, लेकिन मैं एलोस्टेरिक साइड पर रखकर सबस्ट्रेट को हरा दूंगा और सबस्ट्रेट लगेगा ही नहीं फिर एक्टिव साइड पर, क्योंकि एक्टिव साइड का शेप ही चेंज हो गया, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री रहा ही नहीं ज़्यादा देर, तो सबस्ट्रेट तो फिर भाई सबस्ट्रेट के लिए तो वो एंजाइम फिर यूजलेस हो गया। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यही काम होता है। सो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट।